नमस्कार। एक मर्तबा फिर से किसान दिल्ली की सरहद पर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि उन्हें हरियाणा में रोक दिया गया है, लेकिन पहले की तरह सरकार इस बार किसानों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार जब किसान आए थे तो सरकार को उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था जिन्हें वो किसानों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी बता रही थी। इस बार किसानों की कई मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांगे ये हैं कि एमएसपी जो है उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए और किसानों को 10,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाए। इसके अलावा दूसरी कई और मांगे हैं। लेकिन जब से किसान का ये आंदोलन शुरू हुआ है, उसी के बाद से जो सत्ताधारी दल है उसके आईटी सेल ने और इसके अलावा जो उसके समर्थन में पत्रकार हैं, दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं या कई दूसरे लॉबिस्ट हैं, उन्होंने नकारात्मक प्रचार करना शुरू कर दिया है। ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो महज पंजाब, हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान हैं और अगर इनकी मांगें मान ली गई तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। 10 लाख करोड़ तक की बात की जा रही है। एक तरफ तो ये ज्ञानवान लोग, ये दानिशमंदी के ठेकेदार ये कहते हैं कि जो किसान हैं, बड़े किसान बहुत कम हैं। ज़्यादातर किसानों के पास तो इतना खाद्यान्न होता ही नहीं है कि वो उसे मार्केट में बेचें। बस उनकी खुद की जो ज़रूरत है उसी का वो अन्न पैदा कर पाते हैं। ऐसे में जब बहुत बड़ा जो किसानों का तबका है उसके पास बेचने के लिए गल्ला है ही नहीं, तो फिर ये 10 लाख करोड़ रुपया कैसे खर्च होगा? इस तरह के आंकड़े ये मूर्खानंद कहाँ से लेकर आते हैं? ये समझ से परे की बात है। हिंदुस्तान लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला, बल्कि ये कहें कि महा आबादी वाला मुल्क है। इतने बड़े मुल्क के लिए आप कहाँ से लाएंगे लोगों का पेट भरने के लिए खाना कहाँ से लाएंगे? विदेशों से मंगवाएंगे ताकि जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, उनके लिए कमीशन की गुंजाइश बने। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि चेन्नई से गेहूँ मंगवाना सस्ता नहीं पड़ेगा बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ मंगवाने के। और अगर आप खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो फिर आपको ऐसे ही ब्लैकमेल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उस वक्त अमेरिका ने हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और अमेरिका के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। ये जो तथाकथित विद्वान हैं, ये बहुत ऊंची ऊंची योजनाएं बताते हैं। ये कहते हैं कि किसानों को इस तरह से खेती करनी चाहिए, उन्हें वैसे खेती करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि अब एक नई स्कीम लेके आई है कि एक ड्रोन दीदी होगी, जो ड्रोन चलाएगी और उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो उसमें सहायक का काम कर सकते हैं। और जो किसान है, जिसे आप बहुत छोटा किसान बता रहे हैं, वो ड्रोन से अपने खेतों में छिड़काव कराएगा खाद वगैरह का। इसके अलावा उनसे कहा जाता है कि आप स्मार्ट पैकेजिंग कीजिए और इस तरह की खेती कीजिए, नैनो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। खाद के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। ये कहा जाता है कि पंजाब में जो है वो वहाँ की खेतों में बहुत ज़्यादा जहरीला रसायन डाला जा रहा है। पहली बात तो ये कि आप खाद पे सब्सिडी देते क्यों हैं, और उस सब्सिडी से किसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। उस सब्सिडी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जो फर्टिलाइज़र्स बनाने वाले कारखाने हैं उनको मिलता है। और अगर आप सब्सिडी देना ही चाहते हैं तो फिर किसान को सीधे कुछ फ़ायदा पहुंचाने में आपको क्या दिक्कतें हैं? हिंदुस्तान में ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी देने की बात की जाती है। कुछ जो नए मूर्खानंद हैं, जो हर विषय पर बोलते हैं, वो सैन्य मामलों में बोलेंगे, वो विदेशी मामलों में बोलेंगे, वो कहते हैं कि किसानों को जो ट्रैक्टर दिए जाते हैं उन पर बहुत कम ब्याज लिया जाता है। पहली बात तो ये सच नहीं है, और दूसरी बात, हिंदुस्तान जहाँ आप ये दावा करते हैं कि बहुत छोटी छोटी जोतों के किसान हैं, तो वहाँ भाई क्यों देते हैं ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी? आज तो आलम यह है कि अगर 5 बीघे का किसान है तो उसे भी आप ट्रैक्टर पर लोन देने के लिए तैयार हैं। वो उस लोन का गलत इस्तेमाल करता है, वो लोन भी निकलवा लेता है, फिर ट्रैक्टर भी नहीं लेता है, फिर उसे दोबारा बेच देता है। और आजकल अगर आप देखेंगे गौर से तो जो ट्रैक्टर हैं वो ज़्यादातर गैर कृषि कार्यों में हैं। कोई ईंट ढो रहा है, कोई रेती, कोई और तमाम तरह के जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं। आप अपने कस्बों में, अपने शहर में देखेंगे कि आपको ऐसे तमाम ट्रैक्टर नज़र आ जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है आपको? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं, जबकि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ट्रैक्टर की बजाय
बैलों से खेती करने पर जोर देंगे तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि जिस तरह से जो गोधन बेचारा ऐसे घूम रहा है बेसहारा इस सरकार में, उसको भी कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाएगा, किसान आराम से खेती कर पाएगा। लेकिन नहीं, आपको ट्रैक्टर बेचने हैं, ट्रैक्टर के नाम पे आपको लोन देना है, उसमें दलालों को भी कमीशन खाना है, बैंक के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भी कमीशन खाना है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो समस्या है वो मार्केटिंग की और भंडारण की है। ये लोग कहते हैं कि फिजूल में गेहूँ उगाया जा रहा है, धान उगाया जा रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो इसे विदेशों से मंगा लेंगे। ठीक है, गैर परंपरागत खेती की जाएगी तो उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? किसान अगर जोश में आके तमाम तरह की जो दूसरी फसलें हैं वो बो देता है तो उसे बेच नहीं पाता है, वो सड़कर चली जाती है या फिर उसे औने पौने दामों में ख़रीदा जाता है। रहा सवाल मार्केटिंग का, तो कभी ज़मीन पर जाकर देखिए क्या हालत होती है कोल्ड स्टोरेज में। किसान का जो गल्ला है, गल्ला तो खैर कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाता, जो उसकी सब्ज़ी है, उसके जो फल हैं वो नहीं जाते। जो बड़े व्यापारी हैं वो पहले से ही बाज़ार से बहुत ही सस्ते दामों में किसानों से जो है वो फल और सब्ज़ी खरीद कर कोल्ड स्टोरेज में भर देते हैं। आप जाकर पता कीजिए ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पता चलेगा कि किसान भटक रहा है, मारा मारा फिर रहा है, लेकिन उसका आलू, उसकी सब्जियां, उसका फल, उसका टमाटर, उसकी कोई भी चीज़ कोल्ड स्टोरेज में बाद में रखी जाती है। उससे पहले जो सरमाएदार हैं जिनका ये स्वर्ण काल चल रहा है उसके सामान को कोल्ड स्टोरेज में जगह मिलती है। किसानों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्होंने जो मूल बातें हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है। मनरेगा ने कृषि का बहुत नुकसान किया है। मनरेगा के नाम पर जिस तरह से लूट होती है सरकारी धन की, ग्राम प्रधान फर्जी खाते बना देता है, फर्जी मेहनताना बांट दिया जाता है, जो कृषि श्रमिक हैं उनकी बहुत भारी कमी हो गई है। इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं, जिस वक्त कोरोना का काल चल रहा था उस वक्त केसीसी के लोन दबा के दिए बैंकों ने, कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि सही बात तो यह है कि हिंदुस्तान में 99% से ज़्यादा लोग जो केसीसी के ऊपर लोन लेते हैं उसका इस्तेमाल वो कृषि कार्यों में नहीं करते हैं। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, कोई अपनी लड़की की शादी करता है, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए लेता है। लेकिन कोरोना के दौरान जब दूसरे काम रुक गए बैंकों में तो किसानों को बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से लोन बांटे गए, जिसमें दलालों की, बैंक के मैनेजर्स की, सबकी बनाई। पहले के वक्त में भी ऐसा हुआ करता था, सरकारें किसानों को बीज के लिए या कृषि यंत्रों के लिए पुराने ज़माने से ऋण दिया करती थी जिसे तकावी कहा जाता था। अब तकावी का रूप बदल गया है, अब केसीसी दिया जाता है। और सही बात तो ये है कि केसीसी किसानों के शोषण का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और एक बात और देखने में आ रही है, आजकल इतनी किसान यूनियन हो गई हैं, हज़ारों नाम है किसान यूनियन के। आप किसी भी ज़िले में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 2 दर्जन से ज़्यादा किसान यूनियन नज़र आएंगी। किसान यूनियन के नाम पर तमाम लोग तहसील में, ज़िला मुख्यालयों पर आपको धरना देते हुए नज़र आ जाएंगे। कभी जाकर देखिएगा, मालूम कीजिएगा कि उन तथाकथित किसानों में ज़्यादातर कोई रिटायर्ड छोटा सरकारी मुलाजिम है, कोई और धंधे का काम करने वाला है, वो सब के सब किसान बन गए हैं। अगर कोई किसान यूनियन का मेंबर बनता है तो जाकर पता कीजिए कि उसके नाम पर कितनी ज़मीन है, उसकी खतौनी, उसका खसरा, तमाम चीज़ें चेक कीजिए। वो खेती नहीं करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि खेती के नाम पर वो प्रशासनिक अधिकारियों को और तमाम दूसरे लोगों को दबाव में लेने का काम करता है। उसकी बस एक मुराद तो ये होती है कि किसान के नाम पर उसे किसान यूनियन का स्टिकर मिल जाएगा, उसे गाड़ी पर लगाएगा, टोल टैक्स से बच जाएगा और तमाम तरह के लोगों पर बिरादरी में, समाज में अपना रौब गालिब करेगा। जो अन्नदाता का कंसेप्ट है, किसानों ने खुद कहा कि नहीं साहब हमें अन्नदाता कहिए। किसी किसान ने ये नहीं कहा कि हमें अन्नदाता कहिए। माननीय प्रधानमंत्री गए संसद में, भोजन किया, अपना अन्नदाता सुखी भवे। तमाम लोगों ने फिर कहा कि अन्नदाता किस बात का है, जो ये तो अपने प्रोडक्ट के पैसे लेता है और हम पैसे देते हैं। अरे भाई, किसी किसान ने ये कहा है, किसान यूनियन ने कि नहीं हमें अन्नदाता कहा जाए। पहले तो आप एक शब्द लेकर आए, उस शब्द का आपने महिमा मंडन किया, फिर उसके बारे में आप बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और जो किसान की ज़मीन ज़्यादा होने की बात करते हैं कि इसके ऊपर और ज़्यादा हदबंदी लागू की जाए, तो जिन लोगों के पास बहुत सारे मकान हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सारे कोठियाँ, गाड़ी, बंगले, दुकान, तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या आप उनके ऊपर भी कोई सीलिंग लगाएंगे? आपने ज़मींदारी ख़त्म की, बहुत अच्छी बात की। ज़मींदारी ख़त्म करना देश के लिए बहुत बेहतर था, लेकिन जो हदबंदी लागू की आपने, काश्तकारों को गरीब बनाए रखने की ये एक साजिश रची। आप चाहते नहीं कि कोई किसान बड़ा हो, किसी किसान को बड़ा रहने की आपने कोई उम्मीद छोड़ी ही नहीं।
एक तरफ तो आपने किसानों से जो बड़ी बड़ी ज़रूरत हैं वो छीन ली कि ये ज़मींदार है, ये शोषण कर रहा था, लेकिन उसके बाद आपने क्या कहा, क्या किया? आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन उद्योगपतियों को बांट दी। आज आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के पास 35,000 एकड़ का आम का बगीचा है, दुनिया भर की किस्म के जो आम हैं वहाँ उगाए जाते हैं, तमाम बड़े बड़े फार्म हाउसेज़ हैं। तो क्या ये नई तरह की ज़िम्मेदारी नहीं है? और किसान तो आज से नहीं, हमेशा से परेशान रहा है। जो राजतंत्र का दौर था उसमें भी परेशान था, जंगली जानवर परेशान करते हैं, राजा ज़मींदार उसके जो कारकुन थे वो परेशान करते थे। जब जो सेना एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करती थी तो किसानों की फसलों को ख़त्म कर देना, उन्हें ज़बरदस्ती उनकी उपज को लूट लेना। इसके अलावा जो खुद का राजा होता था वो भी किसानों की फसल में आग लगा दिया करता था कि जो दुश्मन की फ़ौज आएगी उसको रसद ना मिलने पाए। हाँ, इतना ज़रूर था कि जब किसान भाग जाया करते थे तो जो राजा, बादशाह, नवाब जो भी होते थे उनको बुलाते थे, थोड़ी बहुत उनको सहूलियत देते थे ताकि वो खेती करने का काम छोड़े ना। लेकिन जो आज के दौर के जो नए लोग आए हैं वो तो ये चाहते हैं कि किसान मुकम्मल तौर पर खेती छोड़ दे, उनकी ज़मीनें जो है एक्वायर कर ली जाएँ, वहाँ पर तमाम तरह के लोग आएँ और किसानों से कौड़ियों के भाव ज़मीन लेकर सरकार बीच में प्रॉपर्टी डीलर का काम करे। और जो बेचारे उद्योगपति आए वो किसान को भी ज़्यादा कीमत दे सकते हैं, लेकिन नहीं, किसान को ज़्यादा कीमत नहीं दी जाएगी, किसान से औने पौने दाम में ज़मीन ली जाएगी। उसके बाद सरकारी अधिकारी बैठेंगे, वो अपना कमीशन लेंगे और उस ज़मीन को कई गुना ज़्यादा मुनाफे पर, मुनाफा सरकार को नहीं मिलेगा, आधे से ज़्यादा उनकी जेब में जाएगा, तब जाकर वो किसी उद्योगपति को मिलेगी। और जो तमाम लोग ये बातें कर रहे हैं कि खेती बाड़ी तो सिर्फ ये लोग कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोग, और यही असली जो हैं वो इसके नाम पर मज़ा मार रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कृषि है वो हिंदुस्तान में हर जगह होती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तमाम जगह पर होती है। और जब कोरोना के वक्त में लोग परेशान थे, बेचारे वो मज़दूर, वो प्रवासी जो अपने गांव को, अपने पिंड को छोड़कर हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे, जिस शहर की तामीर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो उन्हें चंद हफ्तों में नहीं रोक पाया। वो सारे के सारे अपने गांव को लौट गए। यानी कि गांव में कम से कम उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि वो भूखे नहीं मरेंगे, गांव में उन्हें उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। किसान हमेशा से परेशान होता रहा है। जब बंटवारा हुआ तो जो बड़े बड़े किसान थे, बड़े बड़े काश्तकार थे, वो यहाँ पर आए, और जो आदमी अपने यहाँ पर बहुत बड़ा किसान था उसे यहाँ पर आकर बहुत कम ज़मीन मिली, उसके पसंद की, उसकी मनमाफ़िक ज़मीन नहीं मिली। जो सरकारी नौकरी में था उसे यहाँ पर वही नौकरी मिल गई। जो वहाँ पर बिज़नेस करता था, जो छोले भटूरे बेच रहा, मसाला बेच रहा, उसने यहाँ भी उसकी दुकान खोल ली। लेकिन किसानों के सामने बड़ी दिक्कतें पेश आईं। और दूसरा ये कहा जाता है कि किसान जो है वो इनकम टैक्स नहीं देता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसान बहुत छोटे छोटे हैं, दूसरी तरफ इनकम टैक्स की जहाँ तक बात है तो ठीक है, लगा दीजिए इसके ऊपर इनकम टैक्स, फिर आपको कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। और किसानों के नाम पर जो इनकम टैक्स का घोटाला करता है, कभी इसके ऊपर जांच कीजिए। बड़े बड़े उद्योगपति ये दिखा देते हैं, बड़े बड़े जो रईस हैं, कि हमने खेती ली, कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कराई, हमें जो ये आमदनी हुई है, जैसा कि पहले हुआ था कि गमलों में गोभी उगाकर लोगों ने कई कई करोड़ रुपए दिखा दिए। और एक जो किसान के साथ जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य चढ़ा हुआ है कि वो एकमात्र ऐसा उत्पादक है जो अपने उत्पाद की कीमत खुद तय नहीं कर सकता, दूसरे लोग उसके उत्पाद का मूल्य तय करेंगे। और ये जो पंजाब में या दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत समृद्धि है, तो वो समृद्धि खेती से कहीं ज़्यादा इस वजह से है कि वहाँ के लोग विदेशों में नौकरी करते हैं। कनाडा और अमेरिका, दूसरे यूरोपीय मुल्कों से बहुत बड़ी तादाद में रेमिटेंस हिंदुस्तान आता है, उसकी वजह से वहाँ पे समृद्धि है। ये बात सही है कि खेती बाड़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान के जो भी समृद्ध इलाके हैं वहाँ वो कृषि की वजह से ही समृद्ध हैं। यूँ तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों के लोग बहुत सारे नौकरियों में हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और जो बड़े शहर हैं उसमें वो काम भी करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो मज़दूर जाते हैं वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक वहाँ की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी वजह से वहाँ पर समृद्धि नहीं आई। समृद्धि हमेशा जो आती है वो खेती से आती है, या कुछ ऐसे धंधे होते हैं, कुटीर उद्योग धंधे होते हैं जिसकी वजह से समाज में संपन्नता आती है। महज प्रवासी जो बाहर जाकर नौकरी करते हैं, जो पैसा भेजते हैं, उसी से समृद्धि नहीं आती है। और अगर इतनी ही तकलीफ़ है किसानों के साथ जो आप लॉबिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, तमाम सहूलियत बंद कर दीजिए। और ये जो सरकार के पक्ष में जो लोग सक्रिय हैं,
सरकार के दलाल के तौर पे काम कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा भी नहीं कि भाई आप ऐसा करो, लेकिन नहीं, उनको आगे बढ़कर दिखाना है। ठीक है, सब कुछ बंद कर दीजिए, उसके बाद जो कीमत चुकानी होगी वो आपको नहीं चुकानी होगी, वो सत्ताधारी दल को चुकानी होगी। और जो कृषि के नाम पर आप ये नौटंकी करते हैं कि नहीं इस तरीके से खेती बाड़ी की जाएगी, किसान को ये करना चाहिए, किसान को उस तकनीक को उगाना चाहिए, वो प्रोडक्ट देखना चाहिए जिसकी वहाँ मांग है, यहाँ मांग है। खेती आपको करनी है, खेती किसान को करनी है। और आप ये दिखाते हैं बहुत सारे लोग कि वो विदेश से आया, बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ी, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसने ऐसा टमाटर उगाया, उसने ऐसी फसल उगाई। ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। कई ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिनका महिमा मंडन किया जाता है, जिनको पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो किसानों की वास्तविक तकलीफ़ें हैं उनको भुला दिया जाता है। एक बात जो किसान गलती करते हैं, और जिस तरह की वो कई मरतबा से हम देख रहे हैं कि वो अपने तमाम संसाधन लेकर आ जाते हैं, दिल्ली की घेराबंदी कर लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे समाज में उनकी एक नकारात्मक छवि आएगी। पंजाब के किसान आते हैं, उनके पास मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, साथ में लग्जरी गाड़ियाँ ले आते हैं। इन तमाम बातों से वो लोगों में एक नेगेटिव मैसेज देते हैं कि देखिए इनके पास तो इतना पैसा इतना धन है, तब भी ये किसान के नाम पर ऐसी सहूलियत चाहते हैं जिससे सरकार दिक्कत में आएगी, जिससे और तमाम लोग दिक्कत में आएंगे, मध्यम वर्ग के सामने महंगाई का बोझ बढ़ेगा। अगर आप दबाव बनाना चाहते हैं तो राज्य सरकारों पर दबाव बनाइए। जमहूरी निज़ाम में ऐसा ही होता है, चुनाव में जाइए, जब चुनाव हों तो ये मुद्दा रखिए, आप राज्य सरकारों पर दबाव बनाइए। राज्य सरकार जो है कृषि जो है वो समवर्ती सूची में भी आती है, और वो वैसे राज्य का ही विषय है। अगर कुछ और तकलीफ़ें आती हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तो उसके ऊपर राज्य सरकार जाए, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। किसानों की जो ताकत है वो वोट की ताकत है, उसका इस्तेमाल आप विधानसभा के चुनाव में कीजिए, लोकसभा के चुनाव में कीजिए। इस तरीके से आप आ जाते हैं, और ये तमाम तरह की जो बातें हैं जो आप करते हैं, इससे आप किसानों का भला नहीं कर पाते। अगर किसानों का भला करना चाहते हैं तो अपने विधायक को घेरिए, अपने सांसद को घेरिए, उसके ऊपर दबाव बनाइए। रहा सवाल सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी के स्टूडियोज़ में जो लोग किसानों के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं, अपमानजनक बातें कर रहे हैं, ऊल जुलू बकवास कर रहे हैं, वो बकवास से वहीं कर सकते हैं। अगर हिम्मत है, हौसला है तो जाकर कीजिए, किसानों के सामने बोलकर दिखाइए। आपकी तमाम बहादुरी, आपकी तमाम लफ्फाजी धरी की धरी रह जाएगी। और ये जो किसानों को बार बार खालिस्तानी कहा जा रहा है कि नहीं ये सब किसान नहीं खालिस्तानी हैं, ठीक है, चंद लोग हो सकते हैं, वो हर जगह ऐसे ख़राब लोग निकल आते हैं, लेकिन आप भी तो महिमा मंडन करते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के ऊपर इतने सारे आर्टिकल लिखे गए, इतनी सारी बातें की गई। गुरु नानक यहाँ आए थे, गुरु तेग बहादुर आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे, निहंगों ने, जो निहंग सरदार हैं सिख हैं, उन्होंने पहली लड़ाई की थी। आपने तमाम लोगों को भुला दिया जिन्होंने 500 बरस में संघर्ष किया, जिन लोगों ने पगड़ी ना पहनने की, जूते ना पहनने की कसम खाई, आप भूल गए उन तमाम लोगों को। लेकिन जब आप महिमा मंडन कर सकते हैं, लेकिन जब वो दूसरे लोग आते हैं तो आप उन्हें खालिस्तानी करार दे देते हैं। अगर आप वाकई किसानों का भला करना चाहते हैं तो फिर हटा लीजिए तमाम सहूलतें, तमाम बंदिशें। प्राइवेट सेक्टर अपने आप किसानों का भला कर देगा। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि जो सरकारी एजेंसी हैं वो खरीद में बहुत ज़्यादा बेईमानी किया करती थी। सरकारी जो कांटे हैं उन पर तोल के नाम पे बेईमानी होती थी। फिर ये कहा जाता था कि 50-50 किलो के जो बैग आएंगे उसमें जो किसान अपनी फसल लेकर आएगा उसको पैक किया जाएगा। महीनों हो जाते थे, वो बैग नहीं आते थे। जो हमारी स्वर्गीय मंत्री थी सुषमा स्वराज एक बार हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, नहीं हमें बोरे दे दीजिए, बोरे दे दीजिए। और इसके नाम पे बेईमानी होती है, और किसान का जो अन्न है वो बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। उस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी उन्होंने किसानों को सहूलत दी, उन्होंने किसान का हर तरह का अन्न खरीदा, उसके गांव में जाकर खरीदा। इसके जो बीच में दलाल थे उन तमाम दलालों को ख़त्म कर दिया गया। और अगर प्राइवेट सेक्टर जो है उसके रास्ते में व्यवधान डालने के लिए सरकारी अफसर, दलाल, कमीशन खोर नहीं आएंगे, और ये किसान नेता जो किसानों का हित कम करते हैं, अहित ज़्यादा करते हैं। एक टर्म है किसानों का मसीहा, किसानों का नेता। किसानों का मसीहा किस बात का किसानों का मसीहा? ज़मीन किसान की, मेहनत किसान की, संसाधन रिसोर्सेज किसान के, और मसीहा वो बन गया किसानों का। ये कोई मसीहा नहीं है किसानों का। सही बात तो ये है कि अगर किसान को और प्राइवेट सेक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए तो किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन फिर कहेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटना है, हमें जो PDS है उस पर राशन बांटना है। ठीक है, आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि नहीं हम MSP लागू करके किसान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं हम जो है वो
प्राइवेट सेक्टर को छूट नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर अलग तरह का शोषण करेगा। वो अलग तरह का शोषण नहीं करेगा। जो किसान नेता हैं, एक तरीके से उन्होंने किसानों को भरमाने का काम किया। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां ये खरीद के मैदान में आ जाती तो उनके पास भंडारण की, मार्केटिंग की तमाम क्षमता होती। वो किसान के दर पर जाकर, जहाँ उसका खेत है वहीं जाकर उसका प्रोडक्ट खरीदती। और सबसे बड़ी बात ये है कि उगाने वाले और खाने वालों के बीच में दलाल क्या करते हैं। अगर कोई किसान का तो टमाटर, किसान की फसल तो करोड़ों के भाव बिक रही है, लेकिन जो खरीदने वाला है उसे तब भी वो महंगी मिल रही है। तो किसानों को कहता भी, देखिए किसान तो बहुत मज़ा मार रहा है, प्याज महंगी होगी, अदरक महंगी हो गई, लहसुन महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। ये तमाम तरह की जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उसका फ़ायदा किसानों को नहीं होता, जमाखोरों को होता है, काला बाजारियों को होता है। और आजकल तो ये चलन हो गया, कभी वो दाल की किल्लत पैदा कर देते हैं, कभी किसी फसल की पैदा कर देते हैं। अगर ये बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, अगर उनको ये सब दिया जाएगा तो ये तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये क्या करेंगे, जो आज किसानों को बदनाम कर रहे हैं उस वक्त वो कॉरपोरेट घरानों को बदनाम करेंगे। नहीं, देखिए किसान का शोषण कर लेंगे, किसान के सामने ये इस तरह के हालात पैदा कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर इस मार्केट को खोल दिया जाएगा, पूरी तरह से निजी हाथों में दे दिया जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि वो किसान से भी खरीदें, फिर इस चीज़ों को ज़्यादा महंगा कर दें। ये बात ठीक है कि जहाँ एक कल्याणकारी राज्य होता है वहाँ सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसे या तो तालमेल बनाना पड़ेगा, और तालमेल बनाकर वो सबको साथ लेकर चले। आप किसान की पेंशन के नाम पर मजाक उड़ाते हैं, तो किसान सम्मान निधि तो आपने शुरू की थी। इसके ऊपर अगर जांच कराई जाए तो पता चली कि कोई आदमी कर रहा है परचून की दुकान, लेकिन वो भी किसान सम्मान निधि ले रहा है। और फिर जो और तमाम लोग हैं, किसान जो लोग गांव से निकले, जिनके पास ज़मीन नहीं है, कोई छोटी मोटी मुलाजमत कर रहा है, कोई एमएनसी में, वो भी बड़ी डायलॉगबाजी करते हैं। ठीक है, आप एमएनसी में रहकर मीर जाफरी फ़र्ज को अंजाम दे रहे हैं, आप जो है विदेशी एजेंटों के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के किसान को बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है अपमानजनक और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो अगर किसान को सुविधा देना चाहती है तो किसान के रास्ते में जो अड़चन है उसको ख़त्म करे, उसके प्रोडक्ट को जो है अच्छे मार्केट उपलब्ध कराए। किसान का जो काम है वो भी कोई कम मुश्किल वाला नहीं है। बहुत सारी जो डायलॉगबाजी होती है, देखिए ये वो कर रहे हैं, सरकार और जो तमाम धंधे हैं, तमाम व्यापार हैं, क्या उनके लिए भी काम करे। किसान जब खेत में कोई फसल बोता है तो कुदरत के ऊपर बहुत बड़े वो जो है वो निर्भर रहता है। वो बारिश है, ओले हैं, बरसात है, तमाम चीज़ें। जाके पूछिए जो हिमाचल प्रदेश में सेब के बागान वाले लोग हैं, ओले किस कदर, ओला पड़ते ही सेब खराब हो जाता है, आप तो सेब खरीदेंगे नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, किसान के सामने दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें दूर की जाएं। हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि नहीं, हम पैसा देते हैं, हम तो बाहर से मंगा लेंगे। ठीक है, आप बाहर से मंगा लीजिए। आप एक बार अपने दिल की कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। किसानों के खिलाफ़ आप बोल लीजिए, उनके जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दीजिए। उन्हें आप आतंकवादी कह दीजिए, उन्हें आप खालिस्तानी कह दीजिए, उन्हें आप दहशतगर्द कह दीजिए। आप कह दीजिए कि वो बिजली फ्री की, मुफ्त की बिजली ले रहे हैं, वो फ्री की तमाम चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, आप उनकी तमाम सहूलत बंद कीजिए। अपने आईटी सेल से आप ये कुप्रचार मत कराइए। जो आपके पैरोल पर जो हैं पत्रकार या दूसरे तथाकथित विद्वान, उनसे आप उनके खिलाफ नकारात्मक बातें मत लिखवाइए। आप एक बार उनकी जो तमाम सहूलतें देने की आप बात करते हैं, आप उन्हें वापस ले लीजिए। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे किसान क्या करेगा, या हिंदुस्तान में जो खेती है वो किस रास्ते पर जाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। और इसके लिए जो सियासी दल हैं, जो किसान के नाम पर सियासत करते हैं, किसानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, उन्हें अपनी असल हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।